नमस्कार किसान भाइयों, फॉर्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट को क्या हम डीएपी या बोरोन हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फेट ऑफ पोटास हो गया, यूरिया हो गया, किस में मिला के हम दे सकते हैं और किस में नहीं दे सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ में दें या ना दें, इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं। या हम जिंक सल्फेट को बोरोन को साथ में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाइयों को जो प्रॉब्लम रहती है, हम आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों ये जैसे जिंक सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, मैंगनीज सल्फेट हो गया, इनको हम कौन सी खाद में मिला सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको हम किसान भाई यूरिया में मिला के हम चाहे जिंक सल्फेट हो, आयरन हो, कॉपर हो, मैंगनीज सल्फेट को हम दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों हम बात करते हैं किसान भाइयों कि हम पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर खाद है 13045 जिसका हम स्प्रे करते हैं, उनके साथ में भी हम क्या जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, आप पोटेशियम नाइट्रेट, एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के साथ में जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर, मैंगनीज सल्फेट को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट या उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो किसान भाइयों हम यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट 13045 के साथ में जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर, मैंगनीज सल्फेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात कर सकते हैं किसान भाइयों, जो डीएपी है, डीएपी के साथ में हम जिंक को या आयरन सल्फेट या कॉपर सल्फेट या मैंगनीज सल्फेट को स्प्रे कर सकते हैं या नहीं स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, डीएपी और जिंक सल्फेट को हमें आपस में कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। उसका कारण ये है, जो फास्फेट रहता है और जो जिंक रहता है, ये आपस में एक क्रिया करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जो जिंक फास्फाइड बनाते हैं, जो कि एक चूहे मारने की दवा है। और दूसरा हम कह सकते हैं, ये जो हमारी भूमि में अघुलनशील हुआ एक ठोस पदार्थ के रूप में हमारे भूमि में पड़े रहेंगे, पौधा इसको लेने में असमर्थ होगा, हमारा पौधा इनको नहीं ले पाएगा। तो किसान भाइयों हमें डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट या आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब इसी तरीके से रिएक्शन करके एक ठोस पदार्थ बना लेते हैं, जो हमारे पौधे रहते हैं उसको लेने में असमर्थ रहते हैं, और ये हमारे खेतों में एक ठोस पदार्थ के रूप में पड़े रहते हैं, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। किसान भाइयों तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें डीएपी के साथ में कभी भी जिंक सल्फेट, आयरन और कॉपर, मैंगनीज सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में हम चर्चा करेंगे जो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 1261, यह भी एक प्रकार की डीएपी है। इसे हम डीएपी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 61% फास्फोरस और 12% नाइट्रोजन रहता है, जो कि डीएपी के लगभग बराबर पाया जाता है। लेकिन हम इसका उपयोग हमेशा स्प्रे में करते हैं और डीएपी इसको हम नीचे डालते हैं। तो किसान भाइयों मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्या हम जिंक सल्फेट को हम जो डीएपी रहता है एनपीके वाटर सोल्यूबल के साथ में हम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमें इसको मिला के स्प्रे नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न, इसमें भी फॉस्फेट रहता है, इसमें जिंक रहता है। ये क्या काम करते हैं, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, जिससे होगा क्या, जिंक फॉस्फाइड बनेगा या ठोस अघुलनशील पदार्थ बनेगा या घोल फट जाएगा, जिससे हमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों हमें एनपीके वाटर सोल्यूबल 1261 या 1919 हो गया, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस रहता है 19%, या 05234 हो गया, उसमें भी फास्फेट रहता है, फास्फोरस रहता है। उसके साथ में हमें जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों में 1919 में, क्योंकि एनपीके वाटर सोल्यूबल है, और 05234 में हमें इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये 52% इसमें फास्फोरस रहता है, इसमें 19% फास्फोरस रहता है, जिससे जिंक या आयरन या कॉपर, मैंगनीज ये रिएक्शन कर लेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट या अच्छा परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा, और हमारा जो पूरा पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद जाएगी। तो किसान भाई हमें इनके साथ में कभी भी मिला के इस पर नहीं करना चाहिए। जितने भी वाटर सोल्यूबल एनपीके फर्टिलाइजर हैं उनमें फास्फोरस रहता है 1261, 05234 या 1919 या 1818 में हमें जिंक फॉस्फेट
जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट को मिला के इस पर ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉस्फेट जो जिसमें फास्फोरस रहता है, हमें उसके साथ में जिंक सल्फेट, आयरन, कॉपर, मैग्नीज सल्फेट को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी ये भी NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। इसमें आप फास्फोरस देख रहे हैं 0% है, इसीलिए हम इसमें मिला के स्प्रे कर सकते हैं, तभी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, हमें जिंक सल्फेट या आयरन सल्फेट, कॉपर, मैग्नीज सल्फेट के साथ में कभी भी बोरोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें किसी प्रकार कोई अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। अब हम बात करें किसान भाइयों कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में हमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम इसके साथ में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि कैल्शियम युक्त जो भी पोषक पदार्थ हैं उनको कभी भी हम सल्फेट और फॉस्फेट, सल्फेट रहता है जिसमें सल्फेट और फॉस्फेट रहता है, उसके साथ में हम मिक्स नहीं कर सकते, हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए किसान भाइयों, कैल्शियम को हमें जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट के साथ मिला के इस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम रहता है और फॉस्फेट रहता है, ये आपस में मिलकर जो कैल्शियम रहता है और जो कैल्शियम है किसान भाइयों, और ये सल्फेट हो गया, ये कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। इससे होगा क्या किसान भाइयों, ये एकदम जो ठोस पदार्थ या अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, मतलब ये ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं जो हमारी भूमि में पड़े रहते हैं, नहीं घुलते हैं और पौधा इनको नहीं ले पाता है, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया था या बता रहा हूँ, कैल्शियम के साथ में कभी भी जिसमें सल्फेट हो या फॉस्फेट हो, उनके साथ में हमें मिला के नहीं डालना है, ना ही किसी प्रकार का हमें स्प्रे करना है, हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। साथ ही हमें बोरोन को भी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर, मैग्नीज सल्फेट को में मिला के स्प्रे नहीं करना है, हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। अब किसान भाइयों, हमें एक पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है, जिंक सल्फेट के साथ में बोरोन और फास्फेट वाले फर्टिलाइजर को मिक्स ना करें, केवल इतना याद रखें, जिससे आप काफ़ी कुछ समझ सकें किसान भाइयों। जिंक सल्फेट के साथ में हमें बोरोन और फास्फेट वाले फर्टिलाइजर को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। दूसरा हम बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट। ये किसान भाइयों, ये क्या है, इनको हम जिंक सल्फेट के साथ में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते? तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम ये जो रहता है रिड्यूस सॉल्युबिलिटी रहती है इसमें, मतलब ये इनके प्रति कम घुलनशील रहते हैं, कम संगत पकड़ते हैं, मतलब कम घुलते हैं, जिससे हमें रिजल्ट कम मिलता है। तो किसान भाइयों, आप चाहें तो इस पर कर सकते हैं, लेकिन इनका क्या है, या इनमें मिला के हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम सल्फेट को और जिंक सल्फेट, इनमें मिला के हम कर सकते हैं, लेकिन ये कम घुलनशील हैं, कम सॉल्युबिलिटी है, कम संगत करते हैं, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, कम रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम सल्फेट और पोटाश जो खाद रहती है, जो कि हम नीचे डालने के लिए जो मिट्टी में नीचे डालते हैं, उनमें भी मिला के हम डाल सकते हैं, लेकिन हमें उतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि ये कम घुलनशील रहते हैं, इसमें रिड्यूस सॉल्युबिलिटी रहती है, कम संगत रहती है, तो उतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। आप किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं जो चिलेटेड रहते हैं, जैसे जिंक चिलेटेड हो गया, EDT फॉर्म में आता है, कॉपर आता है, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, उनको हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, उनका उपयोग हम यूरिया मिला के कर सकते हैं, लेकिन हम जो चिलेटेड फॉर्म रहता है उनका स्प्रे करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नीचे डालने से हमें तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम यूरिया नीचे डाल के उपयोग तो कर सकते हैं, पर अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं मिलेगा। इसी के साथ में हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में जो चिलेटेड वाले हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। 13-0-45 में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, चाहे जिंक हो गया, कॉपर हो, मैग्नीज हो, आयरन हो, चिलेटेड होना चाहिए। हम उनका उपयोग हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला के, NPK वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है, इनके मिला के स्प्रे करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। उसके साथ हम पोटेशियम सल्फेट के साथ भी हम जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन जो चिलेटेड फॉर्म रहता है उनमें मिला के स्प्रे कर सकते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम बोरोन के साथ में जो चिलेटेड वाले रहते हैं, जैसे चिलेटेड जिंक हो गया, चिलेटेड कॉपर हो गया, चिलेटेड मैग्नीशियम और आयरन हो गया, उनमें मिला के EDT फॉर्म में आता है, उनमें मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें, तो जो चिलेटेड वाले रहते हैं वो कैल्शियम नाइट्रेट में रिड्यूस सॉल्युबिलिटी, मतलब कम घुलनशील रहते हैं, कम
हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यह उनमें घुलनशीलता कम रहती है। इसी प्रकार डीएपी में भी हम चिलेटेड का उपयोग तो कर सकते हैं, पर हमें उतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जिंक को अगर नीचे डालेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि चिलेटेड वालों का इस्तेमाल हमें हमेशा स्प्रे में करना चाहिए, उनको हमें नीचे नहीं डालना चाहिए। ये डीएपी के साथ मिला के नीचे डालेंगे। पहली बात तो ये कम घुलनशील है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। और दूसरा 1261 जो NPK वाटर सॉल्युबल है, उनके साथ में हम मिला के स्प्रे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी घुलनशीलता कम है, तो हमें रिजल्ट थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो किसान भाइयों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।